Hello and good evening, everyone. Today I'm going to discuss about the questions of UPSC, particularly related with economics and policy making. My area of discussion will be economics and something related to planning also, economics and planning. Now, the topics that I'm going to discuss today is not the solution of UPSC. तो आप इसको एक final go मत लीजिएगा. काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दीजिए, तो ये एक मेरा प्रेफरेंस मानिए. अगर मैं होता तो किन ऑप्शंस को सेलेक्ट करता, तो मेरी प्रेफरेंस है रादर देन द सॉल्यूशन. यस. सो इफ यू आर वेरी मच श्योर दैट जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ वो सर सही नहीं है, तो उसमें परेशान नहीं होना है. ठीक है ना? तुम ही सही हो, टेंशन भी नहीं लेना है. ओके. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन स्टाइल, in my opinion it was unpredictable. पहला चीज तो है ये अनप्रेडिक्टेबल है. दूसरा बात ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप इनडायरेक्ट नॉलेज का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन करने में. ओके. जो आपका दिमाग में ओपिनियन चल रहा था कि जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाएं, डायरेक्ट अब नहीं आएंगे यार. अब आप अपने नॉलेज को इनडायरेक्टली, यू कैन अप्लाई योर नॉलेज इनडायरेक्टली in UPSC. This is the only solution. That means you study the concepts and you link the same with current affairs. And when you link the same with current affairs, ensure that you know the trend and legal provision for that. Legal and institutional provision. That means what the government का setup है, वो किसी चीज को कैसे देख रहा है, क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, क्या तरीका है, इन चीजों पे हमको ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है ना? सो ensure that whenever you study, you try to connect the same thing with concept, one thing, and the second is तुमको ट्रेंड पे जरूर ध्यान देना है, एंड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप पे बहुत ध्यान देना है किसी भी चीज के. यस. बाकी यार जैसा कि मैंने बोला अनप्रेडिक्टेबल है, तो अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है कि मेरे नोट से क्वेश्चन पेपर आ गया, लक्ष्मीकांत पढ़कर ये क्वेश्चन हो रहा है, तो वो सारी बुलशिट है यार. मैं पहले से हमेशा ये बात बोलता था कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो अनप्रेडिक्टेबल है. As a teacher, the responsibility of a teacher is to let you know about the knowledge and you have to apply it by yourself. तो हमारा काम बस इतना होता है कि हम आपको बताएं कि वहां तक कैसे पहुंचना है. कैसे पहुंचना है वो आपको डिसाइड करना है. यस. तो जो भी आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, या फिर आपने शंकर आईएएस पढ़ी होगी, या फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपने रमेश सिंह पढ़ी होगी. यस. तो इनमें आपको समझना है कि दे विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. इसके अलावा आपको हमेशा एक चीज जो रखनी पड़ेगी सेंटर पॉइंट में, वो होगी आपकी न्यूज़पेपर. इनसे आपको इन कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रेंथन करते हैं. यूपीएससी का क्वेश्चन स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों ही आ रहा है. यस. और थोड़ा सा एप्लीकेटिव फिनोमिना ज्यादा है, अप्लाई कैसे कॉन्सेप्ट को करना है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. भले ही आपने इस टर्म का नाम ना सुना हो, लेकिन अगर आप बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, ये सब अपनी अपनी एरियाज में इंपॉर्टेंट है. दे आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन एरियाज. यस. They are important in their own areas, but there is something which is linking all of them. This is called as digital security infrastructure. ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन सब में ही एक लिंक क्रिएट कर रहा है, सबका ही एक बेस क्रिएट कर रहा है, सबकी इंटरलिंकिंग को क्रिएट कर रहा है डिजिटल. ऑब्वियसली अगर हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे. रीजन बहुत ही क्लियर है. रीजन ये है कि डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसको की बोला जाता है. भले ही अगर आपको नहीं भी पता हो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं इंटेलिजेंट गेस से. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ यू विथड्रॉ 1 lakh इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be.
यहां पे मतलब है एग्रीगेट मनी सप्लाई, दे टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि देखिए ये बैंक है, बैंक में आपका डिपॉजिट है, you went and you withdraw certain money from the bank from your own account. Now both are a part of economy, आप दोनों ही इकोनॉमी के अंदर है, भले ही बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है लेकिन वो पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट। बेसिकली डिमांड डिपॉजिट कौन सा अकाउंट होता है, करंट एंड सेविंग अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट आपके डिमांड पे होता है, ये दोनों अकाउंट जो है। सो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो एग्रीगेट मनी तो अनचेंज रहेगा ना, because aggregate money supply in the economy is the money which is present in the economy, your money is kept with the bank, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप पैसा निकालते हैं तो money will remain unchanged because it is still there in the economy. So answer will be D. If I talk about the next question, global financial crisis, which of the following actions or policies most likely to give some immunity? Some immunity की बात क्यों करी है? Because इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन था पॉइंट कि इफ यू थिंक दैट इकोनॉमी इज फंक्शनिंग इन आइसोलेशन, इट इज अ मिथ। आपकी जो इकोनॉमी है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सो इफ समथिंग इज हैपेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इट कैन क्रिएट शॉक एंड दिस शॉक कैन इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। सो आपको इस शॉक से अपने आप को बचाना कैसे है, हाउ टू सेव योरसेल्फ, सम लिखा है यहाँ पे, पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते। जितना कम आपका इंटरेक्शन होगा उतना कम आप इफेक्ट होंगे। 2008 में अमेरिकन क्राइसिस आई थी, अमेरिका से स्टार्ट होकर के वो यूरोप तक पहुंच गई, इसीलिए उसको ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस बोला गया। व्हाई? बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी वाज वेरी मच इंटीग्रेटेड विद द यूरोपियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ था। तो इंटरलिंकिंग इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। द लेस यू आर ग्लोबलाइज, जिसको हम लोग इकोनॉमी टर्म में बोलते हैं डी कपलिंग, द मोर बेनिफिशियल इज फॉर यू। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, तो जिस तरीके से भी आप इंटरेक्शन कम कर सके, देखिए नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग विल क्रिएट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अगर आप कम डिपेंड करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी, तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। ओपनिंग ऑफ मोर एंड मोर फॉरेन बैंक से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, दैट विल मेक योर इकोनॉमी वल्नरेबल, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी मतलब होता है द ईज एट विच द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन कम टू योर कंट्री एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट कैन गो आउटसाइड। बेसिक मतलब ये है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है तो वो कन्वर्ट होकर के इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट होगा। ऐसे अगर इंडिया से बाहर जाएगा तो इंडियन करेंसी बाहर कन्वर्ट होगी। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली कैपिटल अकाउंट में देखा जाता है, बोरोइंग भी कैपिटल अकाउंट में देखी जाती है। तो जितना ज्यादा आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करेंगे उतना ज्यादा आप फ्रीडम देंगे उनको कन्वर्ट करने का। सो उस सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी वल्नरेबल हो जाएगी, आपको लेस इंटरेक्शन रखना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो व्हाट कैन सेव योर इकोनॉमी, ऑप्शन विल बी ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिजिटल लेजर, इट इज अ डिजिटल लेजर। लेजर क्या होता है, जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, इट स्टोर्स द ट्रांजैक्शंस, information of transaction and origination of bitcoin। और जैसा कि वर्ड भी मेंशन है, ब्लॉक विल कनेक्टेड विद ब्लॉक इन चेन्स। जैसे मान लिया फर्स्ट बिटकॉइन बना, क्रिप्टो करेंसी बनी, तो फर्स्ट ब्लॉक बनेगा, अब जितने भी इसके ट्रांजैक्शंस होंगे वो इसी के अंदर ऐड होंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक। सो दिस one block will have the complete information about the origination as well as transaction of a particular bitcoin। और अलग दूसरा बिटकॉइन जब जनरेट होगा तो फिर से ऐड हो जाएगा, ऐसे करके बिटकॉइन ब्लॉक्स ऐड होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको हम डिजिटल लेजर भी बोलते हैं। अच्छा हुआ ये था, प्लीज अंडरस्टैंड, हु कैन सी दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट मींस ये जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस है लेजर है, कौन देख सकता है, जो भी ट्रेडिंग कर रहा है बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में वो इसको देख सकता है, दैट मींस इट इज ओपन फॉर ऑल।
और जो भी ट्रांजैक्शन इसमें स्टोर होता है, वो ट्रांजैक्शन में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ये अपना वेरिफिकेशन देते हैं। दे प्रोवाइड देयर वेरिफिकेशन एंड दैट वेरिफिकेशन इज कॉल्ड एज माइनिंग। इसको बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। वेरिफिकेशन इज कॉल्ड एज बिटकॉइन माइनिंग। वेरिफिकेशन इज कॉल्ड एज बिटकॉइन माइनिंग। तो ये डेमोक्रेटिक होता है। जैसे कि आरबीआई की बात करें, आरबीआई हमको ये नहीं बताता कि कितनी करेंसी वो प्रिंट कर रहा है, एक्चुअल कितनी है, कितनी सर्कुलेशन में है, कितना यहाँ दे रही है, वहां दे रही है, कितना स्टोरेज है। यस, और हमको पता भी चलता है, तो काफी दिन बाद पता चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप रियल टाइम में इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो वन यूजर कैन कंट्रोल। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, तो कोई सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं करता है, सब डेमोक्रेटिकली जितने लोग भी बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सब करते हैं। ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। Second, the structure and the design of blockchain technology is such that the data in it are about cryptocurrency only. देखिए, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। बिटकॉइन जो है, उससे बनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर है which is storing the transaction. Now, the transaction which is stored here, although blockchain technology developed only because of cryptocurrency, but the concept of blockchain technology today is not only limited with cryptocurrency. आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज फाइनेंस में भी कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्म्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। भाई, जिस तरीके से बिटकॉइन बन रहा है, उसी तरीके से आर्म्स बन सकते हैं, उसी तरीके से व्हीकल्स बन सकते हैं, और जिस तरीके से उनका ट्रांजैक्शन हो सकता है, उस तरीके से हम ब्लॉक बाय ब्लॉक इनको इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं। दैट विल क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन आल्सो। इनफैक्ट फ्यू इकोनॉमिस्ट हैव सेड दैट अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती तो पीएनबी फ्रॉड नहीं होता। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी concept is not today limited with only cryptocurrency. It has now a very enlarged phenomenon. So भले ही बिटकॉइन को गवर्नमेंट बैन कर दे, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी बिकॉज इसका यूज बहुत ज्यादा है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए ध्यान से देखिए, ओनली क्रिप्टो करेंसी आज ट्रू नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से ओरिजिनेट हुआ था, बट आज इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। मैंने क्या बोला कि डेमोक्रेटिक है, तो इट रिक्वायर्स द डेमोक्रेटिक परमिशन। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन शुड बी वन ओनली, ऑप्शन शुड बी ए। वेलफेयर स्टेट के बारे में बोला है। वेलफेयर स्टेट जब हम लोग सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्कस करते हैं, व्हेन वी डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, then we have discussed also about Nehruvian policy. नेहरू के समय पे पॉलिसी क्या थी? नेहरूवियन पॉलिसी। तो नेहरूवियन पॉलिसी जब बनी थी, तो उस समय एक टर्म आया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, दिस वाज अ वेरी फेमस टर्म। इनफैक्ट इट वाज अ रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस आल्सो। इसको अचीव करने का तरीका था वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब ऐसा है कि ऐसी सोसाइटी जिसमें जो ऑनरशिप है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, एम्प्लॉयमेंट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सिर्फ वेल्थ की बात ना हो, वेलफेयर की बात हो। तो उसको अचीव करने का तरीका वेलफेयर स्टेट था, जिसको नेहरूवियन मॉडल भी बोलते हैं। सो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, अगर हम सोशलिज्म से बात करें, तो ये ऑब्वियस बात है हमारी सिर्फ डीपीएसपी में होती है। तो ये सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग में डिस्कस भी किया जाता है कि जो मॉडल था डेवलपमेंट का, वो वेलफेयर स्टेट था, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे अडॉप्ट किया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी। तो ऑप्शन विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the characteristic of appropriate for the bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? जब हम प्लानिंग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, उसका काम होता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इनफैक्ट ये डिबेट फर्स्ट टाइम इन ओरिजिनेट हुआ था जब बलवंत राय मेहता कमिटी सेटअप हुई थी। बलवंत राय मेहता कमिटी सेटअप हुई थी। बलवंत राय मेहता कमिटी जो सेटअप हुई थी, वो बेसिकली जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हेन इट फेल्ड,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP had failed in late 1950s, तो हमने बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप की थी, जिनकी रिकमेंडेशन पे PRI सेटअप हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ। So Balwant Rai Mehta committee said that the bureaucracy is not implementing the policy properly. Why? Because the mindset of bureaucracy is elitist. तो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी उसमें चैलेंज हुआ था जब हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया था। सो यहां से भी हम मतलब देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी होती क्या है? बेसिकली एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। और ब्यूरोक्रेसी के लिए काफी सारे वर्ड भी यूज होते हैं, इसलिए पब्लिक दिस पॉलिसी न्यूट्रलिटी, दैट मींस आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, क्वेश्चन नहीं करना है। सो जो सबसे एप्ट आंसर होना चाहिए वो एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक स्ट्रक्चर पर है। बेसिक स्ट्रक्चर आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस वर्डिक्ट। ये बेसिकली रिसेंटली केशवानंद की डेथ भी हो गई। केशवानंद भारती केस जो था, जब हम लोग ने प्लानिंग डिस्कस किया था, व्हेन वी डिस्कस प्लानिंग, व्हेन वी स्टडी प्लानिंग आल्सो, प्लानिंग में आपने इमरजेंसी पे ध्यान दिया होगा। व्हेन इमरजेंसी इज डिस्कस्ड, उसी समय पे डिबेट हुआ था, डिबेट अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्सेस executive. A debate was started between judiciary versus executive. नाउ जुडिशरी को बचाने के लिए, जो जुडिशरी का रोल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बचाने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई और ये बोला गया कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जुडिशरी ने बोला केशवानंद भारती केस में। सो ऑब्वियस सी बात है, जब जुडिशरी डिफाइन कर रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं डिफाइन कर नहीं रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करी है। इट हैज बीन डिफाइंड बाय जुडिशरी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, काफी सारे लोग इसको सही करके आए होंगे, बट मेरे हिसाब से ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता। बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन आवर कंट्री, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। Yes, it has not been defined by. The Constitution provides for judicial review to safeguard the citizen liberties. ये तो जुडिशरी के पास पावर है, आर्टिकल 32 से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसमें। यस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गांधीनिज्म एंड मार्क्सिज्म। इसको समझिए। जब मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग करते हैं, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जब हम लोग मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं इन सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, तो हम डिस्कस करते हैं जो सजेशंस आए थे इंडिया में, अलग अलग सजेशंस आए थे। एक मॉडल था जिसमें गांधीयन मॉडल की बात की थी, इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए। वन मॉडल वाज देयर व्हिच टॉक्ड अबाउट गांधीयन फिलॉसफी, अनदर मॉडल वाज देयर व्हिच टॉक्ड अबाउट पीपल प्लान। ये दो प्लान थे, ये जो मॉडल्स है, इनके अलावा और भी थे, बॉम्बे प्लान एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर, बट बेसिकली हमको इन दो पे डिस्कस करना है। व्हाई? बिकॉज दिस गांधीयन मॉडल वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ महात्मा गांधी, गांधीनिज्म, and this people plan which talked about wage goods was basically based on Marxism. तो उसी समय ये डिबेट स्टार्ट हुआ था कि मार्क्सिज्म क्या था। इनफैक्ट मार्क्सिज्म अगर हम जब हम प्रोग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, when we study about progression of economics, at that time also we discuss about the concept of Marxism, जिसने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को चैलेंज भी किया था। So from that perspective, it is important. When you talk about Gandhianism, बहुत सिंपल सी बात है, Gandhianism talks about self-governing villages, and they should by themselves give their power to the state. The state should by themselves give the power to the center. Bottom up approach की बात करता है और इसका मॉडल ही सेल्फ गवर्नेंस पे होता है। मॉडल किस पे होता है? सेल्फ गवर्नेंस पे। मैंने इसको लॉ ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स नाम से पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स नाम से भी पढ़ाया था। तो सेल्फ गवर्नेंस बेसिकली क्या है? ये गांधी जी का एम भी था, उनको कई बार एनार्किस्ट भी बोला जाता है। यस, बिकॉज उन्होंने स्टेटलेस सोसाइटी का बात की थी।
स्टेटलेस सोसाइटी। उन्होंने कहा था पीपल शुड गवर्न देमसेल्फ। जैसे जो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट का मॉडल चल रहा है वो क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट। इनफैक्ट जो महात्मा गांधी उन्होंने बोला था नो गवर्नमेंट, मिनिमम नहीं, तो स्टेटलेस गवर्नमेंट उनका एम था। इसी तरीके से जो मार्क्सिज्म की फिलोसफी भी है, जो फिलोसफी मार्क्सिज्म की बात करते हैं, मार्क्सिज्म फिलोसफी आल्सो टॉक्स अबाउट द सेम स्टाइल। मार्क्सिज्म फिलोसफी टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म फिलोसफी टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ये तो सबको पता ही है। बिकॉज मार्क्सिज्म ने भी ये बात बोली थी कि एज लॉन्ग एज देर इज इन इक्वालिटी इन द सोसाइटी, एज लॉन्ग एज देर इज इकोनॉमिक इन इक्वालिटी इन द सोसाइटी, यू नो, देर विल बी अ क्लास स्ट्रगल। तो इन्होंने बात की थी क्लास स्ट्रगल की। He talked about class struggle. So from that respect you can see that the aim of both Gandhianism as well as Marxism were the stateless society। तो आंसर ए इज करेक्ट। अगर हम एक लाइन और इसके आगे डिस्कस करें तो जो तरीका था वो डिफरेंट था। दैट मीन्स एम डिफरेंट सेम है, स्टेटलेस सोसाइटी, एम सेम है, लेकिन तरीका जो था वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था, पीस था, लेकिन मार्क्स ने इवन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर दिया था, इवन वॉलेंट मीन्स को सपोर्ट किया था। तरीका अलग अलग था, इसमें मार्क्सिज्म गांधीज्म अलग अलग है, लेकिन जो इनका एम था, एम इज द स्टेटलेट सोसाइटी। तो इस तरीके से दोनों कॉमन है, आंसर होगा स्टेटलेट सोसाइटी। बाकी ये सब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर एमपी लैड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये न्यूज में क्यों था? इट वॉज देयर इन द न्यूज बिकॉज द कैबिनेट हैड सस्पेंडेड द एमपी लैड स्कीम इन द कोविड, जिसके बैकग्राउंड में कई बार एक डिबेट भी उठा था फाइनेंशियल इमरजेंसी का। द डिबेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आल्सो। सो उस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें एमपी लैड की, तो एमपी लैड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है एमपी लैड का, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो लाइक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये एक मेजर एम होता है एमपी लैड स्कीम का। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लगा करके आप सही कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट a portion for SC/ST. Now MP is gonna develop the local area, तो obvious सी बात है SC/ST population के लिए एक separate प्रोविजन होनी चाहिए, स्पेसिफाइड पोर्शन हमेशा SC/ST के लिए चाहिए, तभी इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दे आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी, इट इज नॉन लैप्सेबल। इनफैक्ट ये क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज 7,900 करोड़ पे ही तो पूरा डिबेट था। ये था, ये जो पैसा था वो, दिस वाज लाइंग देयर इन द एमपी लैड फंड एंड इट वाज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। इसी को हमने सीएफआई में ट्रांसफर कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कौन से फंड ऑफ इंडिया में, 7,900 करोड़ रुपीस को। ओके, सो इट इज नॉन लैप्सेबल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको देखिए ध्यान से, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 हो सकता है, 1 2 एंड 4 हो सकता है। 4 को देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इन फैक्ट, देखिए एमपी लैड स्कीम जो है इट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ओनली। इंप्लीमेंट ही इसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करते हैं विद द लीडरशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये 10% का लॉजिक बनता ही नहीं है कुछ भी, जब वही लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो इंप्लीमेंटेशन ही जब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कर रही तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली। आंसर होगा इसका 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस द डॉक्यूमेंट along with budget. Now budget is talked under article 112 of the constitution, ठीक है। along with budget है, that means there is something extra than article 112, ठीक है। the second is macroeconomic. What is macroeconomic framework? What are macroeconomic variables? Fiscal deficit, expected GDP numbers, this is also one thing. Revenue deficit, primary deficit,
These are the employment numbers, these are the basic macroeconomic variables, ठीक है ना। तो 112 में तो बजट प्रेजेंट होता है विच टॉक्स अबाउट माय एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इन द कमिंग टाइम। बट ये जो वेरिएबल्स हैं, मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स, अगर आपको क्वेश्चन को नहीं पता है तो ध्यान से देखें। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, इसको तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि उस पहले फिस्कल डेफिसिट ये सब चीजें मतलब पहले प्रेजेंट नहीं की जाती थी, पहले बजट डेफिसिट आता था, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। 112 एंड 10, 110 टॉक्स अबाउट द मनी बिल। मनी बिल क्या होता है? अब मनी बिल क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इन दोनों में कोई लॉजिकली कनेक्शन नहीं बन रहा है। 112 बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि अलोंग विद बजट, तो 112 से भी डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनना चाहिए। 113 talks about the expenditure of the government. Macroeconomic variables are something different than that. Fiscal deficit, GDP, revenue. तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो भले ही ना पता हो, वैसे तो बताया मैंने क्लास में ये चीज, लेकिन भले ही ना पता हो, it will come under FRBM Act 2003, which talks about the macroeconomic framework statement. और ये जो है वो 292 आर्टिकल के अंतर्गत लाया गया है। So answer should be D1. Now the next question is constitutional government. आप ये कई बार मैंने वर्ड गवर्नमेंट समझाया है, व्हाट इज गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल लगा है, देखो भले ही तुमने ना पढ़ा हो इस क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान से देखो, द गवर्नमेंट विच इज रन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट विच इज रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात। तो ऑब्वियस सी बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन विल डिफाइन द लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। यस। सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट which talks about the powers and limitation. So in our country we have the constitutional governance. So उस point of view से limited government option बनता है यहाँ पे, because which is the major philosophy? Major philosophy is constitutionalism, जो यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन भी पूछा था, जिसका पहला ऑप्शन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये फिर से यूपीएससी ने पूछा है लिमिटेड गवर्नमेंट। Constitutional government means the limited government. Fourth option. Next question, which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution? Industrial revolution यूरोप में आया है 1750s के आसपास, 1750s 60s। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कंट्रोलिंग द इंडियन इकोनॉमी। पूरी तरीके से 1773 रेगुलेशन जब आया है तब हमने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद रेगुलेशंस आते गए। जो इम्पैक्ट दिखा है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब है फ्रॉम 1800 टू 1850, ये हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इसी में अगर आप ध्यान से देखें तो 1830 आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1813, जिसने फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात करी थी, फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात की थी। यस। सो फ्री ट्रेड किस तरीके का था? ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट आएंगे उस पर टैक्स कम लगेगा, इंडिया का जो प्रोडक्ट जाएगा ब्रिटेन में उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, मतलब फ्री ट्रेड की डेफिनेशन तो गलत है। तो दिस फ्री ट्रेड वाज मोर इन फेवर ऑफ व्हाट? इट वाज मोर इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब अगेन वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देयर टेक्सटाइल्स टू आवर कंट्री। उसकी वजह से क्या हुआ, टेक्सटाइल्स जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा था उस पर ड्यूटी कम लग रही थी, उसकी वजह से टेक्सटाइल्स सस्ते थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स के टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ये अफेक्ट होने लगी थी, बिकॉज वहां पे हो गया पावर लूम, यहाँ पे रह गया हैंडलूम, तो इट स्टार्टेड गेटिंग। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखो इम्पैक्ट पूछ रहा है। रेलवे की बात करें तो रेलवे तुम्हारा आ जाता है 20th सेंचुरी में इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। यस, हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये तो गलत है, हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन, ड्यूटीज को कम किया गया था। सो इस पीरियड में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बन रहा है ए। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द वर्ड हुंडी? हिंदी में कई बार बोला जाता है, हमारे घर की प्रचलन जो भाषा है उसे बोला जाता है तुमने क्या हुंडी पाली। तो हुंडी जो बस्ती मतलब होता है किसी तरीके का, अगर आप ध्यान से देखें तो हुंडी एक तरीके का, अगर आप इंडियन सिस्टम में बात करें इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये है कि जैसे ये आप है, आपको किसी को पैसा देना है, आपने एक पेपर इशू कर दिया, ये पेपर आपको दिया, आप ये पेपर लेकर के कहीं गए,
आपने उसको ये पेपर दिया, यस, और उसने आपको पैसे दे दिए, तो इस पेपर को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मतलब बिल है, मतलब कि आई कैन नॉट पे यू द मनी बट आई कैन गिव यू अ बिल विच कैन बी एक्सचेंज। तो हुंडी भी ऐसे पहले यूज होता था, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये पैसे ट्रांसफर करने का तरीका था, तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते थे, ठीक है ना। सो हुंडी जो सिस्टम है, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ पेपर विच इज created by a person who has to give you the money. He is giving you a paper. You can take this paper to a bank or some institution. They will take this paper and they will give you the money. So this paper can be exchanged. तुमने देखा ना, it can exchange the hands. इसी तरीके से बिल ऑफ हुंडी का भी यूज पास में किया जाता था। इट शुड बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन? देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। फर्टिगेशन का एडवांटेज क्या है? फर्टिगेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्टिलाइजर विद इरिगेशन। जब आप इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिगेशन। अच्छा, जरूरत क्यों है? ध्यान से देखिए, इंडियन सिस्टम में जब हम अभी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वेस्टेज होता है, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इरिगेशन है वो क्या है? हम ट्यूबवेल चला करके छोड़ देते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लड काइंड ऑफ इरिगेशन। पूरे खेत को हम भर देते हैं। तो दिस फ्लड काइंड ऑफ इरिगेशन जो है, इट इज इनएफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज इनएफिशिएंट, और वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। फर्टिलाइजर भी हम लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, ये जो फर्टिलाइजर है ये एक्स्ट्रा वाटर के साथ में लीच कर जाता है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग, लीचिंग हो जाती है इसकी वजह से, जो हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। इट पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर, इट पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर। सो इसी बैकग्राउंड में फर्टिगेशन कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया गया। अब फर्टिगेशन क्या है एक्चुअली, इसको देखिए ध्यान से आप। अगर मैं बात करूं, इफ दिस इज अ क्रॉप एंड ये इसकी जो ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये रूट है। सो आपने ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन डायरेक्टली रूट्स पे, ड्रिप इरिगेशन डायरेक्टली रूट्स पे हम पानी पहुंचाते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। सो दिस इज प्लांट, रूट पे हम डायरेक्टली पानी पहुंचा रहे हैं। अगर हम इस पानी के साथ में, ये जो वाटर जा रहा है तो डायरेक्ट रूट पे जा रहा है, अगर इसके साथ में हम फर्टिलाइजर भी भेज दें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो देखिए क्या बेनिफिट है। एक तो ड्रिप इरिगेशन से वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा, फर्टिलाइजर भी टारगेटेड एरिया में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, दैट मींस इट इज अ एफिशिएंट मेथड। इससे फर्टिलाइजर वेस्ट भी नहीं होगा, पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा है, लीचिंग का इशू कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ऑप्शन को देखिए, कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। ये मुझे पता नहीं है, इसको वेट कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ये नाम देख करके डरना नहीं है यार, रॉक फॉस्फेट या फॉस्फेटिक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करें, फर्टिलाइजर तो है। हमने क्या बोला, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है इससे, तो ये ऑप्शन तो सही होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स पॉसिबल। पहले जो वेस्टेज हो रहा था अब वो वेस्ट नहीं होगा, तो एप्लीकेशन वाइज ये भी सही है हमारा। रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का यूज करके रूट्स में पहुंचा रहे हो तो ये भी बच जाएगा। तो 2, 3 एंड 4 होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, सारे तो नहीं है लेकिन 2, 3 एंड 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। सो कंट्रोलिंग द एल्केनिलिटी ऑफ इरिगेशन, भले ही मुझे ना पता हो लेकिन फिर भी मैं एलिमिनेट करके ऑप्शन कर सकता हूँ। आंसर विल बी 2, 3 एंड 4। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स आर समथिंग विच आर प्रोवाइडेड इन बल्क अमाउंट। तो इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स हैं किसमें वीक हैं, एनपी एंड के में, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड पोटेशियम, ये बेसिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। जो एन है, इस फर्टिलाइजर को हम लोग बेसिकली यूरिया बोलते हैं, एंड यूरिया इज हाईली सब्सिडाइज्ड। यूरिया इज हाईली सब्सिडाइज्ड।
सो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, सो अगर कोई चीज हाईली सब्सिडाइज, दैट मीन्स इट इज द प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, एंड इनफैक्ट जो हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो फूड सब्सिडी के बाद बिगेस्ट कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा सब्सिडी जो का जो पैसा होता है हमारा, वो फूड में जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी। इसके बाद हमारा फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। सो यूरिया प्राइस इज हाईली कंट्रोल, इसीलिए एक्सेसिव यूरिया हम प्रोवाइड कर देते हैं। और ये एक्सेसिव जो नाइट्रेट्स होता है, इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट पॉल्यूशन, कैंसर कॉजिंग एजेंट। इसकी वजह से काफी सारी दिक्कत है, क्योंकि लीचिंग हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा भी अभी। सो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वेस्टेज हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, मार्केट ड्रिवन नहीं है। इनफैक्ट पी और के में भी हम लोग किसी ना किसी तरीके से, भले ही ये मार्केट ड्रिवन है, बट इसमें भी गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। सो पी एंड के में बोलता तो मैं मान सकता था, एन में नहीं मान सकता मैं। ओके, देयर आफ्टर अमोनिया इज द इनपुट ऑफ यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस। अमोनिया इज एन इनपुट ऑफ यूरिया, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस, ये ऑप्शन करेक्ट है। अमोनिया इज यूज्ड एज एन इनपुट फॉर यूरिया। यस, ये जो फर्टिलाइजर यूरिया है ये अमोनिया की फॉर्म में बनता है। तो ये, और इसमें नेचुरल गैस का काफी ज्यादा यूज होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है ये जानने का कि किस तरीके से हमको नेचुरल गैस का यूज करके डेवलपमेंट करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड, इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। देखिए, क्रूड ऑयल के साथ जो सल्फर है ये सबसे बड़ा इंप्योरिटी की फॉर्म में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिफाइनरीज होती हैं ये सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी, और फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूले में ही सल्फर है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। आंसर ये सही होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 2 एंड 3। यस, अमोनिया इज यूज्ड एज एन इनपुट इन यूरिया। इनफैक्ट यूरिया के डिफरेंट डिफरेंट जो यूरिया फर्टिलाइजर्स है उसमें अमोनिया कॉमन रहता है, जो नेचुरल गैस से प्रमोट होता है। नेफ्था यूज होता है, नेचुरल गैस यूज होता है, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेचुरल गैस। तो बेसिक चीजें शायद आपको पता भी हो। आंसर होगा 2 एंड 3। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग बायोफ्यूल्स के बारे में। देखिए, बायोफ्यूल में ये बहुत मुश्किल है जानना कि क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है। लॉजिकली स्पीकिंग आप ये सब नहीं जान पाएंगे। इनफैक्ट ज्यादातर आप ये जान सकते हैं कि कितने जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल है। फर्स्ट जनरेशन जैसे कि आपका ट्रेडिशनल फूड फ्रूट से था, उसके बाद सेकेंड जनरेशन आप वेस्ट पे आए, थर्ड जनरेशन आप एल्गेई पे आए, फोर्थ जनरेशन में आप बात कर रहे हैं कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ये जानना आसान है, लेकिन अब किनको कौन सा है कौन सा इंक्लूड नहीं है ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा बायोफ्यूल बन सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेंड करूंगा तो मैं कौन सा बायोफ्यूल बन सकता है। तो कसावा बन सकता है, डैमेज व्हीट ग्रेन, ये तो वैसे भी, ये सेकंड को देखिए ध्यान से, ये इसको सपोर्ट करेगा। ग्राउंडनट सीड, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटो, ये सारे ही क्या है, बायोफ्यूल बना सकते हैं, चाहे बायो इथेनॉल या फिर बायोडीजल। दीज आर, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ये मेरा मानना है। जनरेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, नाम याद करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप एक काम करिए, सारे लगा दीजिए। सारे होने भी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, इंटेलिजेंट गैस बोलेंगे इसको आप। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, देखिए कार्बन का जो बिगेस्ट सोर्स है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोल। अब एक बात बताओ, कोल यूज करने का कॉस्ट क्या है, सोशल कॉस्ट मतलब जो सोसाइटी पर है। अब हमको ना भी पता हो तो कैसे करेंगे इसमें, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। ये कोई कॉस्ट तो नहीं है, ये तो नॉर्मल यूज है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। एफर्ट्स पुट बाय अ क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट लिव इन अ न्यू प्लेस, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये भी बकवास ऑप्शन है, ये नहीं बन रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, ये भी किसी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है। कॉस्ट जो आपकी जेब से जा रहा है, जो आपका लॉस हो रहा है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव आपके हाथ से जा रहा है। अब ये देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 इन अ गिवन ईयर। यस, सो दिस शुड बी ऑप्शन ऑफ यूपीएस। देखिए बेसिकली जो कार्बन का जो
कैलकुलेशन होता है वो टन ऑफ CO2 एमिशन पे होता है, चाहे आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात करिए, चाहे पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी की बात करिए। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आप हमेशा देखेंगे तो टन ऑफ CO2 एमिशन की तरह से हम देखते हैं, जिसको हम कार्बन बजट भी बोलते हैं। सो ये टन के लिए देकर के परेशान नहीं होना है। मेरे हिसाब से आंसर बनना चाहिए ए, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। इसके बाद देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर किसको बोलेंगे? आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है इनपुट। इनपुट मतलब क्या है? ऐसा इनपुट जो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट लेकर आए, इट कैन ब्रिंग द प्रॉफिट। तो ऐसा इनपुट क्या है? ऐसा इनपुट एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग, जिससे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रहा है? देखिए ध्यान से, कंप्यूटराइजेशन है एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इसी तरीके से सोशल कैपिटल भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट बनाना एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी देयर फॉर। तो फोर्थ तो नहीं होगा। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने प्रोड्यूस किया, आपको पैसा मिल गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे नहीं होती है। तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता। देखिए ध्यान से, फर्स्ट हो नहीं सकता, फोर्थ हो नहीं सकता। तो अब मुझे ज्यादा पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है, 2, 3 and 6 हो जाएगा। अब ये किसी बुक में नहीं दिया होगा यार, ये तुमको अप्लाई ही करना पड़ेगा यूपीएससी में जाकर के। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सो आंसर शुड बी 2, 3 and 6। यस, एग्रीकल्चर लोन की माफ करना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोल्ड स्टोरेज, यस, कोल्ड स्टोरेज बनाने से क्या होगा? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आपका इनपुट जो वेस्ट हो जा रहा है, पेरिशेबल्स, वो अब वेस्ट नहीं होगा, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो आंसर वुड बी सी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? ये काफी सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ वर्ड को देखो यार, इंटरेस्ट कवरेज। ये एक बिजनेस फर्म है जिसने लोन लिया बैंक से। यस, अच्छा, लोन लिया है तो इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस बैंक विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ द लोन। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे पे करेगा? अगर प्रॉफिट होगा, अर्निंग होगा, तभी पे करेगा। तो अगर तुम ध्यान से सोचो, इंटरेस्ट कवरेज मतलब क्या है? इंटरेस्ट को कवर क्या कर सकता है? कैसे आप इंटरेस्ट को दे सकते हो? जब तक प्रॉफिट आपके हाथ में होगा तब तक आप नहीं दे पाओगे। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? अच्छा, बैंक अगर लोन दे रही है, अगर बैंक प्रॉफिट को देखे, फ्यूचर एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मतलब ट्रेंड जो पास्ट का था, प्रेजेंट का है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्या है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ये जान सकता है कि इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की टेंडेंसी कितनी है लोन भरने की, इंटरेस्ट पे करने की। अप्लाई करेंगे, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन। सही है। इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव। ये भी सही है। द हायर द बोरोइंग फर्म, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इज द एबिलिटी। बोरोइंग सिर्फ नहीं डिसाइड कर सकती, आपका प्रॉफिट और बोरोइंग दोनों डिसाइड करेगा। अगर आपका प्रॉफिट आपकी बोरोइंग से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो इट इज गुड। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके 1 and 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ये भी एक अप्लाई करने वाला था, आपको टर्म देख करके अप्लाई करने की टेंडेंसी आनी चाहिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिबरलाइजेशन हमने देखा था 1991 में जो हुआ था, जिसको हम लोग राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं। बेसिकली ये देखा गया था कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको ये ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाया था। यस, इट स्टार्टेड बेनिफिटिंग द अर्बन एरियाज, एंड जो एक्टिविटीज रूरल एरिया बढ़ी थी वो नॉन एग्रीकल्चर बढ़ी थी। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द रूरल एरिया। ओके, सो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानूंगा, बिकॉज ये किसी के लिए भी डायरेक्टली कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अटेम्प्ट करें थोड़ा दिमाग लगा करके, तो देखिए, इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन द नॉन फॉर्म इकोनॉमी सेक्टर हैज इंक्रीज। ये ऑप्शन तो सही है। हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन गया है,
लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो बढ़ी हैं रूरल एरिया में, ये सही है। द ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड। अब ये डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता, इसको मैं वेट करता हूँ, अगर अदर चीज देखता हूँ। द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन इन द वर्कफोर्स स्टडली इंक्रीज। नो, अर्बन एरियाज बढ़ी हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हुआ है, तो अर्बन एरियाज ज्यादा, तो लोग वर्क भी कर रहे हैं, तो अगर कहाँ कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में। सो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन गलत है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बढ़ा कि 3 और 4 होना चाहिए या 3 ओनली होना चाहिए। मेरा जहां तक मानना है वो ये है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज किया है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में कम हुआ है। भले ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हो, लेकिन रेट सर्टेनली कम होना चाहिए। तो आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए 3 and 4 विल बी द आंसर। तो अगर मैं लगाता 3, ये फिर से मैं बोला बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आंसर शुड बी 3 and 4। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी। व्हाट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी? इंजेक्टिंग मनी इन द इकोनॉमी। यस, पंपिंग मनी इन द इकोनॉमी। हाउ टू इंजेक्ट मनी इन द इकोनॉमी? कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं? अगर आप एसएलआर रेशियो को कम करते हैं, एसएलआर इज द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट्स व्हिच द बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ। तो अगर एसएलआर रेशियो कम हो जाएगा, दैट मींस बैंक्स कैन नाउ गिव सम मनी, सम मोर मनी टू द इकोनॉमी। अब अपने पास उनको कम रखना है तो थोड़ा पैसा रिलीज कर सकते हैं, मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये जो है ये सही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन मिलता है बैंक्स को, रेट बढ़ जाएगा तो लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, एक्सपेंशनरी तो नहीं हो सकता। इसके बाद कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। अगर बैंक और रेपो रेट कम करेंगे, रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक, एंड बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है। रेट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी। तो ये दोनों पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो आंसर होगा सेकंड कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट टर्म, ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स काफी न्यूज में थी अभी। इनफैक्ट जो कोऑपरेटिव बैंक्स थी उस पे जो ड्यूल रेगुलेशन था उसमें कुछ अमेंडमेंट करके आरबीआई को भी पावर्स दी गई है, तो ये न्यूज में चल रहा था, बट हमने नहीं सोचा था कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे आकर के। अब देखो ध्यान से, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए ही कोऑपरेटिव्स बनी है। इनका ज्यादातर लोन किसको आ जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए एंड इन शॉर्ट अमाउंट भी चाहिए। यस, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने में आगे कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं शेड्यूल कमर्शियल बैंक पीछे रह जाती हैं। रीजनल रूरल बैंक्स मुझे नहीं पता इनका कंपैरिजन कहां तक सही है, बट जो मेरे हिसाब से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट देने में ज्यादा सक्षम है, दे आर मोर एम्पावर्ड। सो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए एज कंपेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बिकॉज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर मोर इंटाइटल्ड टुवर्ड्स कमर्शियल। नाम ही क्या है? कमर्शियल, विच इज नॉट एन एग्रीकल्चर। तो अगर थोड़ा सा मैं इंटेलिजेंट गेस लगाऊं तो ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। One of the most important functions of district central cooperative banks is to provide fund to the primary agriculture credit societies. ये स्टेटमेंट सही है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो आंसर शुड बी बोथ, बोथ 1 and 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। नाउ दिस ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में साइन हुई थी। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, यहाँ पे वर्ड लिखा है ट्रेड। ट्रेड हम किस में करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में। ओके, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऐसी कोई पॉलिसी जो गुड्स एंड सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करे आपकी कंट्री में, उसको कंट्रोल करने के लिए TRIMI है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन पे बेसिकली आया है, हाउ यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक हियर। देखिए ध्यान से, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर बेसिक बात ये करता है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसमें अगर मान लीजिए कोई बाहर की कंट्री से गुड्स आ रहा है और ये स्मॉल जी आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, हम बात करते हैं हम दोनों को सेम ट्रीटमेंट देंगे, विल गिव देम द सेम ट्रीटमेंट।
So, इस कंटेक्स्ट में इसकी बात की जाती है. बेसिकली वी विल गिव देम द सेम ट्रीटमेंट. इन दिस कॉन्टेक्ट ओनली इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ओके. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, बेसिकली जहां तक मैंने पढ़ा है वो सिर्फ गुड्स के लिए होता है. इट इज ओनली यूज फॉर गुड्स. ओके. सो फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट इफ आई सी दिस ऑप्शन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो यहाँ पे सर्विस भी लिखा है. जैसा कि मैंने बोला ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें अटेंड करने के लिए सोचना पड़ेगा. क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इज प्रोहिबिटेड. अब ये फॉरेन इन्वेस्टर वर्ड जो यूज किया है मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं लग रहा है. फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट. ओके, हो सकता है आपकी कंट्री में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो था कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करना है. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एम रिगार्डिंग ट्रिम, TRIM. बट फॉरेन इन्वेस्टर वर्ड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है यहाँ पर मुझे. ओके. बट अगेन आई हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन. सो मैंने क्या बोला कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड क्वेश्चन. तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को मैं लूंगा करेक्ट, and second also I will take at correct because maybe it is considering. मैंने ज्यादातर सुना है गुड्स के बारे में, बट सर्विस के बारे में भी हो सकता है. मैंने सुना नहीं क्योंकि ट्रेड दोनों में हो सकता है. ओके. सो नेशनल ट्रीटमेंट की बात है कि आपकी कंट्री की जो सर्विस है दूसरी कंट्री की जो सर्विस है वो दोनों होना चाहिए. तो ऑप्शन 1 और 2 होना चाहिए. बाकी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं. मैं अगर अप्लाई किया हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से 1 और 2 आना चाहिए. बाकी आई डोंट नो मच थिंग बिकॉज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इज मेंशन अंडर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. इसको रोकना है हमको, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए. फॉरेन इन्वेस्टर मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनी, सो दिस शुड बी करेक्ट. दे अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर्स गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स तो मैंने सुना है, सर्विस नहीं सुना है मैंने, बट फिर भी लेट्स on a safe side I will take 1 and 2 only. They are not concerned with the regulation of foreign investment, they are always concerned with that. सो थर्ड जो है वो गलत होना चाहिए. तो थर्ड अगर गलत है तो वैसे भी मेरा 1 1 and 2 में लॉजिक बनना चाहिए. तो इंटेलिजेंट गेस से मेरा ए आना चाहिए, 1 and 2 आंसर आना चाहिए. नाउ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये न्यूज में क्यों था? आपने शायद न्यूज में पढ़ा भी हो कि क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव गया था रिसेंटली. क्रूड ऑयल प्राइस गॉन नेगेटिव, और ये अमेरिका के कंटेक्स्ट में बात हुई थी. अब देखिए वर्ल्ड में दो तरीके से, एक्चुअली वैसे तो तीन होते हैं लेकिन प्राइमरली दो तरीके से, दो जगहों पे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है. एक अमेरिकन रीजन है, दूसरा आपका एशियन रीजन है, एशियन एंड यूरोपियन. यस. सो एशियन और यूरोपियन का जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उसका जो इंडेक्स है उसको हम लोग ब्रेंट बोलते हैं. BRENT, ब्रेंट इंडेक्स. अमेरिकन का जो इंडेक्स उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सास वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. सो अमेरिका में जो क्रूड ऑयल नेगेटिव गया था, जो क्रूड ऑयल प्राइस का नेगेटिव गया था, तो उस समय वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो इंडेक्स है उसकी बात चल रही थी. तो इसलिए फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट ये क्रूड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है. ओके. ब्रेंट भी क्रूड ऑयल के पॉइंट बात की जाती है. जो 2/3 ऑयल है वो ब्रेंट इंडेक्स से कंट्रोल होता है. इंडिया में भी ब्रेंट से ज्यादा, क्योंकि रिसेंटली हमने अमेरिका से भी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है ऑयल. यस. सो आंसर क्या होगा इसका? क्रूड ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फाइनेंशियल. ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है. तो ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है बहुत ज्यादा. नॉन फाइनेंशियल डेट, मेरा ये मानना है नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब ये होता है जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो सके. फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लाइक स्टॉक मार्केट, उसको हम लोग फाइनेंशियल डेट बोलते हैं. जैसे कि स्टॉक एक तरीके की फाइनेंशियल डेट है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, बिल्स, यस, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये सब ट्रेड होती हैं. लेकिन हाउसिंग लोन को मैंने ट्रेड होते नहीं देखा. अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द क्रेडिट कार्ड्स, ये भी मैंने नहीं सुना. तो जो नॉन फाइनेंशियल डेट है, दैट मींस व्हाट, व्हिच इज नॉट ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म. नाउ
1 and 2 are not traded on the financial platforms because financial debts are those which are traded in the financial platforms. So उस लॉजिक से अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के लॉजिक से बात करूं, सो ट्रेजरी बिल इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो थर्ड ऑप्शन गलत होना चाहिए, 1 and 2 should be the answer. Again, I will wait for the UPSC key for this, but for my opinion, it should be 1 and 2. Next question है, with reference to the international trade of India, which of the following statements are correct? India's mercantile exports. देखिए, हमने डिस्कस भी किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट और दूसरा होता है कैपिटल। करंट में जो सिर्फ गुड्स वाला पार्ट होता है उसको हम लोग मर्केंटाइज भी बोलते हैं। यस, सर्विस भी होता है, उसको हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। मर्केंटाइज में सिर्फ गुड्स आता है, तो हम गुड्स इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, इसलिए हमारा डेफिसिट रहता है। यहाँ पे मर्केंटाइज डेफिसिट हमारा हमेशा ही रहता है, ज्यादा लास्ट 2 मंथ को छोड़ दो जनरली रहता ही रहता है। सो ये स्टेटमेंट पहला वाला तो सही है। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी हैज डिक्रीज्ड इन द रीसेंट पास्ट। देखिए थोड़ा लूजली स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीसेंट ईयर्स मतलब पता नहीं है, पहली बात तो कितने ईयर्स की ये बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, मशीनरी ये सब तो हम इंपोर्ट करते ही रहते हैं, तो रिसेंट ईयर्स में ये लॉजिकल नहीं लग रहा है स्टेटमेंट, तो मैं इसको गलत कर दूंगा, लॉजिकली ये करेक्ट नहीं लग रहा है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सही है। नेट एक्सपोर्टर है हम सर्विसेज में, स्पेशली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया सफर्स फ्रॉम द ओवरऑल ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ओवरऑल ज्यादातर हम अफेक्ट होते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही आ रहा है। आंसर है 134। लास्ट के कुछ मंथ्स में हमने करंट अकाउंट सरप्लस देखा है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम डेफिसिट है। यस, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है। हमारी कंट्री में जो फॉरेक्स है वो बेसिकली कैपिटल अकाउंट से आता है, जिसका यूज करके हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं। यस, मैनेज करते हैं। तो आंसर 1, 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? एफडीआई क्या होता है? एक मल्टीनेशनल कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी खोले अगर के इंडिया में, ओपनिंग अप अ सब्सिडरी इन इंडिया, तो इसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। बट अगर कोई इन्वेस्टर आकर के स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी या स्टॉक खरीदता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफआईआई। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये कंपनी को लॉन्ग टर्म। देखिए ध्यान से, अगर मैं आकर के स्टॉक खरीद रहा हूं तो किसी कंपनी का खरीदूंगा, उस कंपनी की ऑनरशिप थोड़ी मेरे हाथ में आ जाएगी, तो किसी ना किसी तरीके की डेट बोरोइंग है। बट अगर मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप आकर के अपनी सब्सिडरी को ओपन करिए, तो किसी तरीके की डेट तो है नहीं भाई, तुम्हारा मन करे तो आगे ओपन करो, हम तुम्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट I'm gonna do I'm gonna take it as a debt, because if you want to come you can come, if you don't want to come you cannot come. So it is an investment through which capital investment essentially in a listed company। ये तो बकवास है, ज्यादा लिंक ये एफआईआई से हो रहा है इस वाले सेकंड पार्ट से जो शॉर्ट टर्म है। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, कैपिटल है, और ये बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है, यहां से लिंक कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कंपनी खोलना एक तरीके से, तो नॉन नॉन डेफ भाई, आपको मन करे तो खोलिए, ना मन करे मत करिए, भी सही लग रहा है। इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, वो तो दोनों में इसमें है, डेट सर्विसिंग तो इसमें होता है ज्यादातर। नाउ इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एक तरीके का एफआईआई ही हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत है, आंसर होना चाहिए बी। यस, समझे? तो एफडीआई जो होता है एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, डेट नहीं है भाई। हम कंडीशन अच्छी क्रिएट करें, तुम आकर के ओपन करो, अगर तुमको लग रहा है रिस्की तो मत आओ। वी आर ओनली क्रिएटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज नॉट अ डेट ऑन अस। ओके, इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल पेपर पूछा है, कमर्शियल पेपर ILNFS क्राइसिस था, इंडिया में आया था 2018 में, जिसको हम एनबीएफसी क्राइसिस नाम से भी पढ़ते हैं, एनबीएफसी क्राइसिस। यस, सो इसमें क्या हुआ था, आईएलएफएस ने जो है वो कमर्शियल पेपर को लेकर के यूज करके बोरोइंग की थी। अच्छा, कमर्शियल पेपर होता क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है। यस, शॉर्ट टर्म को बेसिकली अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग को बात करें तो उसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। यस, और बेसिकली ये लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो
कमर्शियल पेपर जो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी, ये अनसिक्योर्ड होता है, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, इसके लिए कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये बैंक्स आपस में करते हैं, तो लॉन्ग टर्म तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन गलत है। देखो सेकंड ऑप्शन गलत है तो अपने आप ही ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब 4, 1 एंड 3, मुझे पता है 1 सही है, 3 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरा 1 एंड 3 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। भले ही आपको पता ना हो कि फोर्थ में, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या है, कूपन मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जीरो कूपन मतलब है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये डिस्काउंटेड सेल होते हैं। मतलब मान के चलिए कि मैं आपको 100 रुपए का पेपर दे रहा हूं, आप रख लो, मैं आपको वो 90 में दे रहा हूं, जब आप आओगे 1 ईयर बाद तो मैं आपको 100 रुपए ही वापस करूंगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। मैं आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको डिस्काउंटिंग पे सेल कर रहा हूं, वो भी आपका प्रॉफिट है। तो जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। यस, तो ये गलत दिया हुआ स्टेटमेंट, इसमें लिखा है आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होता है, तो ये फोर्थ गलत हो गया। तो क्लियर है, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक्स आपस में यूज करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने मनी मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पूछा है, ये वाला मनी मार्केट। ओके, सो दीज आर रिलेटेड विद द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी के बारे में बात किया था। एमएसपी हॉट न्यूज रहता ही रहता है। रिसेंटली स्वामीनाथन कमेटी का डिस्कशन हो रहा था, फार्म बिल्स के बारे में बात चल रही थी। MSP was highly debated. So देखिए लॉजिक क्या है, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड। देखिए ये तो सबसे बड़ा इशू है, हम MSP अनाउंस तो करते हैं, लेकिन MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये प्राइस है जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको देंगे सर। लेकिन होता क्या है इंडिया में, हम प्रोक्योर नहीं कर पाते। प्रोक्योरमेंट हमारा बेसिकली होता है ज्यादातर व्हीट और राइस का, इसीलिए फार्मर्स को ये काफी सारी चीजें, इवन आफ्टर यू हैव द MSP, गवर्नमेंट बोला हम ले लेंगे, लेकिन आया ही नहीं खरीदने गवर्नमेंट, तो कब तुम क्या करोगे। सो इंडिया में इशू किसका है, प्रोक्योरमेंट का है, तो प्रोक्योरमेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रोक्योरमेंट। सो MSP हम अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन प्रोक्योर नहीं कर पाते। ओके, so this is statement is wrong, unlimited नहीं। In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state at a level to which the market price will never rise। देखिए MSP गवर्नमेंट का इंटेंडेड प्राइस है, मार्केट प्राइस उससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और वैसे भी जब भी स्टेटमेंट आ जाता है नेवर, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको आपको गलत ही करना होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर होना चाहिए नीदर, नीदर ऑफ द टू। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द क्वेश्चन इज अबाउट द CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI। ये तो मैंने पढ़ाया भी था कि जो CPI होता है इसमें मोर देन 40% वो फूड एंड बेवरेजेस का होता है, एंड जो WPI होता है, WPI में 20% प्राइमरी आर्टिकल्स को दिया जाता है, और उसके भी दो पार्ट होते हैं, फूड एंड नॉन फूड। बेसिकली जो WPI होता है इसमें मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स अराउंड 60% होते हैं। तो द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेलर प्राइस इंडेक्स। ये अगर आपको नहीं भी पता हो, खुद सोचिए, होलसेलर पॉइंट ऑफ व्यू से फूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो WPI डज नॉट कैप्चर द चेंजेस इन द सर्विसेज। सर्विसेज जो होती है वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली दी जाती है कंज्यूमर्स को, इसके लिए होलसेलर्स की जरूरत नहीं होती है। मैं अगर एक लॉयर हूं तो डायरेक्टली मैं क्लाइंट को सर्विस दूंगा, किसी होलसेलर के थ्रू मैं पास नहीं करूंगा। सो WPI डज नॉट कैप्चर सर्विसेज, ये भी सही है। CPI सर्विसेज को कैप्चर करता है। इनफैक्ट CPI में एक मिसलेनियस नाम से प्रोविजन भी है, जिसका वेटेज 20% से ज्यादा है, that considers the transportation, education and health services. Okay, so ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ अडॉप्टेड WPI, ये गलत है। उर्जित पटेल कमेटी के बेसिस पे CPI हमने अडॉप्ट कर लिया है। अब CPI के बेसिस पे हम लोग मेजर ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। CPI कंबाइंड हम देखते हैं, CPI कंबाइंड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2015। सो पहले WPI को लेते थे, अभी हम CPI से, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर शुड बी 1 and 2। Now the next statement is किसान क्रेडिट कार्ड नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो पता है, आगे बढ़ लगा किसान, दैट मीन्स हम आपको एक कार्ड दे रहे हैं, जैसे कंज्यूमर्स को देते हैं, कौन दे रहा है, बैंक दे रही है। यस,
किसान को दे रही तो किसान क्रेडिट कार्ड। नाउ फार्मर कहाँ कहाँ यूज कर सकता है? क्या वो इसको वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट कर सकता है? लॉजिकल है, कर सकता है। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड ट्रैक्टर्स, ये कुछ ज्यादा हो गया यार। मिनिमम यूज के लिए दिया जा रहा है, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सब्सिडाइज्ड लोन मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड से आपको नहीं मिल सकता। क्रेडिट कार्ड एक लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। तो कंबाइन वैसे भी हार कर, कंबाइन हार्वेस्टर्स इंडिविजुअल है ये किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। सेकंड देखो गलत होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपने आप ही ज्यादा दिमाग ना लगाए, 1 3 and 4 हो गया। अब वो भले ही पढ़ के देख लो, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स, यस, एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यस, was 3 and 4 शुड बी आंसर। नहीं भी पता है फिर भी कर लोगे यार। इंटेलिजेंट गेस। यस। नाउ ये बेसिकली बात कर रहा है साउथ एशिया की। साउथ एशिया में ट्रेड किस तरीके से है? काफी कम ट्रेड होता है साउथ एशिया में। बिगेस्ट हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो नेपाल नहीं है। वैसे भी नेपाल के साथ लास्ट कुछ सालों में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जहां भी दिख जाए काट दीजिए। एलिमिनेशन से आपको 1 and 2 देखना है। इंडो श्रीलंकन ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इनके 10 साल यार। राजपक्षा का इशू आया, चाइना का इशू आया, हम्बनतोता का इशू आया, चाइनीज डोमिनेंस आया, कच्चा तीवी आइलैंड आया, इतने इश्यूज लास्ट 10 साल में, कहां से ट्रेड बढ़ जाएगा? ऑल्दो वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका, बट बढ़ा नहीं है यार। कंसिस्टेंटली इंक्रीज, आई वुड नॉट से मार्केट वैल्यू में, आई वुड नॉट से दैट इज एन इंक्रीज। इन माय ओपिनियन इट शुड बी टू ओनली टेक्सटाइल आर्टिकल्स। इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मेरे हिसाब से बांग्लादेश है, और हम बांग्लादेश से करते भी किसमें ट्रेड है? टेक्सटाइल्स में एंड ट्रेड। यस, बांग्लादेश प्रोवाइड्स बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इवन द इंडियन जो टेक्सटाइल कंपनीज ऑनर्स हैं, वो अपनी कंपनीज जाकर के बांग्लादेश में ओपन कर रहे हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। G20 का मेंबर्स कौन कौन है? G20 का मेंबर टर्की तो है, न्यूजीलैंड नहीं है, ईरान नहीं है, सिंगापुर भी नहीं लगता है। तो आंसर होगा अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। दिस शुड बी द आंसर, ए शुड बी द आंसर। Which of the following factors or policies were affecting the price rise in India in the recent past? इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये जान पाना कि रिसेंटली प्राइस राइज हुआ क्यों नहीं हुआ, ये मुश्किल है जान पाना। बट ये इस क्वेश्चन को ट्राई हम ऐसे कर सकते हैं कि किस रीजन से प्राइस राइज हो सकता है। देखो ध्यान से, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा देंगे अगर हम, तो उससे मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होगा? फार्मर क्या बोलेगा? हमको गवर्नमेंट ही एमएसपी ज्यादा दे रही है, तो आप और ज्यादा दो, तो मार्केट प्राइस बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द गवर्नमेंट ट्रेडिंग, दैट मीन्स सी ऑप्शन तो गलत हो गया। द गवर्नमेंट ट्रेडिंग मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिसेंटली एक्सपोर्ट बढ़ाया है, किसका? राइस का। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ राइस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो अगर क्वांटिटी कम है, पॉपुलेशन की डिमांड राइस हमेशा रहेगी, बिकॉज राइस हमारा स्टेपल फूड है, प्राइमरी डाइट है हमारा, इसका सब्सिट्यूट नहीं है। तो गवर्नमेंट ट्रेडिंग की वजह से भी प्राइस बढ़ सकता है। अगर गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग करेगी तो राइस कम हो जाएगा मार्केट से, जिसकी वजह से भी प्राइस बढ़ सकता है। कंज्यूमर को अगर सब्सिडी दी जाएगी तो कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा होगा, ही कैन डिमांड मोर राइस, और सिंस ये स्टेपल डाइट है, इट कैन बी डिमांडेड मोर। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से 1 2 3 and 4 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so that's all about the questions which were related to economics, and please understand this thing। देखिए मेरे लिए सॉल्यूशन बताना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा आराम से, और उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन आपके सामने क्रिएट किया। ये चैलेंजेबल हमेशा उसके लिए ज्यादा होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में होता है, बिकॉज एग्जामिनेशन अपना एक डिफरेंट तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर में कई लोग
समझ नहीं पाते हैं, कई लोग प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर सबके लिए ही टफ था, सिर्फ आपके लिए नहीं था। यस। और इतनी लिमिटेड एज जो है यूपीएससी में, जो जिसके बेसिस पे एग्जाम दिया जाता है, इतना सारा नॉलेज होना भी आसान नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, जो आपका नॉलेज है उसको आप डायरेक्टली ढूंढना बंद कर दीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप इनडायरेक्ट नॉलेज से कर सकते हैं। कि इनडायरेक्ट नॉलेज किसको बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। डायरेक्टली क्वेश्चंस को जानना, इन क्वेश्चंस को देखना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट है यार। सो मेरा ये ओपिनियन है कि परेशान नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो सबके लिए आता है, सबके लिए आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ गिरेगी, और जब कट ऑफ गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको मौका मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो। बट प्रॉब्लम ये होता है, आप हमेशा ढूंढते हो कि आप बेस्ट बन जाओ। यूपीएससी बोलता है हमको लेस वर्स चाहिए। लेस वर्स मतलब है सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए। सो ये लेस वर्स की जो टेंडेंसी होती है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वो आपका इंटेलिजेंट गेस होता है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, इंटेलिजेंट गेस ही आपको फ्यूचर में भी सिलेक्शन दिलाएगा। ओके, सो व्हाट शुड बी द कमिंग स्ट्रेटेजी? अच्छा, पहले अगर कट ऑफ की बात करें, अगर मेरा मानना जाए, फ्रॉम माय ओपिनियन, व्हाट आई फील इज, कट ऑफ जो है लास्ट ईयर देखिए क्या था। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, यस, ट्रेंड 2013 कट ऑफ वाज अराउंड वेरी हाई, 242 के आसपास था, उसके बाद कम हुआ है। 2016 में कट ऑफ फिर से थोड़ा सा बढ़ा है। क्वेश्चन पेपर इजी आया था, देखिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्व डिसाइड करता है। 2016 कट ऑफ वाज substantially high and it was around 117 was the cutoff. उसके बाद फिर से कट ऑफ गिर गया है। इनफैक्ट 2019 में जो कट ऑफ था वो था 98। तो जी ये जो कट ऑफ शिफ्ट होता रहता है, 241 कट ऑफ था 2013 में। इस समय सीसैट के नंबर ऐड होते थे, 400 में था, ये 400 में था। इसके बाद ये गया है 207 के आसपास। उसके बाद ये गया है अराउंड 112 के आसपास, इसी आसपास घूमता रहा। तो 13, 14, 15, then after that this is 16, this was 15, this was 14। तो क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है कट ऑफ कितना जाएगा। मेरा ये मानना है कट ऑफ इस बार नंबर ऑफ सिलेक्शंस अराउंड 10,000 टू 10,500 ही होंगे, 11,000 जा सकते हैं। पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कट ऑफ कितना नीचे आएगा, जो मेरा अनुमान है, जो मैं मानता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो यूपीएससी डिसाइड करेगा। कट ऑफ शुड बी 92 प्लस माइनस 2। दैट मीन्स 90 से लेकर के 94 जाएगा, कट ऑफ जाना चाहिए। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं ये एक हायर लिमिट है। जितने लोग भी 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 85 प्लस, दे शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। यस, बिकॉज क्वेश्चंस काफी सारे जो आंसर कीज में हैं वो गलत होंगे, यूपीएससी के आंसर्स चेंज होंगे। तो अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे आप फिर परेशान हो, उससे कोई फायदा नहीं है। सो इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 85, you should prepare for UPSC. If you're scoring more than 90, definitely prepare for UPSC। 94 प्लस हो तो बात ही नहीं है यार, क्वेश्चन तो तुम चुपचाप तैयारी करो। ओके, तो दिस शुड बी द कट ऑफ। बाकी किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं है यार, यूपीएससी डेफिनेशन ही है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप समझ ही गए हैं कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है।
एंड दीज वर नॉट ऑल क्वेश्चंस, दिस वर बेसिकली द क्वेश्चंस रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स। और ये कोई सोल्यूशन नहीं है यार, ये मेरा ओपिनियन है, ये हो सकते हैं सॉल्यूशंस। एक लॉजिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप दिस विल हेल्प यू। We'll meet again if I get something better for discussion. Till then, take care.